बहुत सवाल थे यार रोहित शर्मा पे, और सारे सवालों का जवाब दिया है उन्होंने शतक लगा के। जी हाँ, 110 बॉल 138 रनों की पारी, 5 छक्के। और वो कह रहे होंगे कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, हम जमाने से नहीं। जी हाँ, रिटायरमेंट की बहुत ज्यादा एक खबरें चल रही थी कि ये रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबले होने वाला है, आखिरी मुकाबला। लेकिन क्या बल्लेबाजी उन्होंने की, 388 रनों का टारगेट। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, पिछले 2 मुकाबले में जो प्रेशर दिखा उनपे, इस मुकाबले में वो प्रेशर नहीं दिखा है। अपने ही अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। टीम इंडिया की बात करें, सीरीज तो हार चुके हैं हम, लेकिन रोहित शर्मा के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन एज अ इंडियन टीम और सिलेक्टर भी सोच रहे हो भाई साहब, हम पिछले 1 महीने में 2 मुकाबले आयरलैंड में, फिर 5 T20 यहाँ पे आपके हो गए इंग्लैंड में, और फिर ये 3 ODI, और हमने लगातार 3 सीरीज हारा। और ODI में बात करें तो पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर न्यूजीलैंड से हारे, और अब इंग्लैंड से हारे। तो कई सारे सवाल हैं, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, अगर बुमराह हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो हमारी गेंदबाजी का क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं। और कुछ मिनट जो है वो आप लोग आराम से अब बैठिए और हम लोग सारी चीजों पे बात करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा देना है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करना है और आप लोग का साथ चाहिए होगा। तो चलिए हम लोग सारी चीजों पे एक एक करके बात करते थे। सबसे पहले जो है ये लॉर्ड्स का मुकाबला, और इस मुकाबले से पहले इतनी सारी बातें हो रही थी भाई साहब, रोहित शर्मा का ये आखिरी मुकाबला है, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कह दिया है कि अब भाई हम तुम्हें नहीं देख रहे हैं, और उनपे बहुत ज्यादा दबाव था। कहते हैं ना, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ हिटमैन खड़े होते हैं। जी हाँ, एक तो सीरीज लाइन पे था, वहाँ पे आपको ये मुकाबला जीतना था। उस हिसाब से टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था। टीम इंडिया के लिए इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट मुकाबला था कि रोहित शर्मा का अगर परफॉर्मेंस नहीं आता तो फिर रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होता, उस पर बहुत सारा सवाल था। तो सारे सवालों पे जो है वो कुछ सवालों पे जवाब मिला है, और कुछ सवाल बढ़ भी चुके हैं कि हमारी गेंदबाजी का क्या होगा। तो सबसे पहले बल्लेबाजी इंग्लैंड की टीम करती है, और बेन डकेट और जैकब बैथल भाई साहब क्या बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, लगभग 200 रनों का पार्टनरशिप उन्होंने पहले विकेट के लिए किया, और हमारी गेंदबाजी बहुत बेबस दिखी। हम सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ उतरे थे इस मुकाबले में, 6 बल्लेबाज प्रॉपर हमने खिलाया। 5 गेंदबाजी कहीं ना कहीं दिखी इस मुकाबले पे। लॉर्ड्स के मैदान पे किसी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिस तरह का मैदान है, स्लो कहीं ना कहीं फैक्टर बनता है, और वहाँ पे एक्सपीरियंस गेंदबाजी में नहीं दिखी, और उसकी वजह से रन लीक हुए। गुरनूर बरार की बात करें तो लगभग उनका सेंचुरी कहीं ना कहीं पूरा हो गया। प्रिंस यादव वो अपने स्टार्टिंग में लाइन लेंथ से भटक रहे थे, अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी नहीं हो रही थी। 26 एक्स्ट्रा हमने दिए हैं, और लास्ट के 3 ओवर में कहीं ना कहीं 62 रन। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मैच हराई है। बल्लेबाजी तो हमारी बहुत अच्छी हुई, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं और अच्छी हो सकती। तो बेन डकेट भाई साहब उन्होंने शतक लगाया, जैकब बैथल उन्होंने शतक वो मिस उन्होंने किया, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी उनकी। जो रूट भी आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। एकमात्र हैरी ब्रूक जो है उनके तरफ से अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, और लेकिन फिर जब बल्लेबाजी करना है जॉस बटलर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा डिफरेंस बन गया। जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया, और वहाँ पे हम मैच हार गए। हमारी गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में नहीं थे, तो कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। आगे हम थोड़ी बात करते हैं, पहले मैच पे बात करते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आती है। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इनके बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। शुभमन गिल का हालांकि स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है। रोहित शर्मा की बात करें तो स्टार्टिंग से रन तो धीरे बन रहे थे, स्टार्टिंग से ही नहीं है कि आके भाई साहब उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस मुकाबले में जो चीज दिखा कि वो कंफर्टेबल दिख रहे थे। पिछले 2 मुकाबले में उन पे प्रेशर था कि भाई साहब परफॉर्म करना है। तो प्रेशर इस मुकाबले में भी था, जैसी बातें हो रही थी प्लेयर्स तक पहुंचती है वो सारी बातें, लेकिन वो कंफर्टेबल इस मुकाबले में देखे भाई साहब, वो सिंगल डबल इधर ले रहे थे। उसके बाद फिर कुछ ओवर हुए जब रन गति को तेज बढ़ाने की जरूरत थी, तब उन्होंने रन गति भी बढ़ाई। जो बाउंड्री वाली गेंद थी तो वहां पे उन्होंने बाउंड्री भी लगाया। अब पहले उन्होंने हाफ सेंचुरी जो उनकी लगी तो वो रन अप बॉल था, और उसके बाद जो उन्होंने पेस पकड़ा भाई साहब, उन्होंने फिर सेंचुरी लगाया। 138 रनों की पारी रोहित शर्मा खेलते हैं। उस बीच शुभमन गिल जो है वो आउट हो जाते हैं, थोड़े से क्रैम्प से वो जूझ भी रहे थे। फिर आए विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली अगेन फिर से जो है इनके बीच शतक की साझेदारी हुई।
और विराट कोहली, उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी हुई। रोहित शर्मा 138 रन 110 गेंदों में 5 छक्के के साथ वो आउट हो जाते हैं। फिर विराट कोहली थे और उम्मीद था कहीं ना कहीं कि आपको लास्ट में 10 से 11 का रन रेट आपको चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं चेजेबल होता है। 8 से 10 ओवर में आपको चाहिए उतना का रन रेट, तो वो कहीं ना कहीं चेजेबल होता है। और विराट कोहली खासकर जब तक थे, उसके बाद ईशान किशन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर आपके पास थे। लेकिन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इनका जो है वो विकेट बहुत जल्दी गिरा। फिर विराट कोहली पे ज़्यादा प्रेशर आ गया कि विराट कोहली को तेज गति से रन बनाना था, उन्हें बाउंड्री मारना था। तो उसके चक्कर में विराट कोहली भी जो है वो कहीं ना कहीं आउट हो गए। शतक उनका फिर से इस मुकाबले में मिस हुआ। शतक के ज़्यादा वो मायूस होंगे कि कहीं ना कहीं वो मैच खत्म ना कर पाए। फिर केएल राहुल आउट हो गए और लास्ट का कहीं ना कहीं 3.5-4 ओवर हमारे टेल खेल गई, तो वहाँ पे हम 27 रनों से ये मुकाबला हार गए। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जिस हिसाब से चला है, स्टार्टिंग से 40 ओवर तक हमारे हाथ में मुकाबला कहीं ना कहीं था। उसके बाद फिर मुकाबला खींचते गया, हमारे हाथ से निकलता गया और हम जो है ये मुकाबला हार गए 27 रनों से। और ये सीरीज इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है। इस मुकाबले के अगर हम मैन ऑफ द मैच की बात करें तो बेन डकेट रहे। इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो वहाँ पे जो रूट रहे, क्योंकि तीनों मुकाबले में भाई साहब वो आउट ही नहीं हुए। तीनों मुकाबले में उनका हाफ सेंचुरी रहा और तीनों मुकाबले में वो आउट नहीं हुए। तो ये तो सारी चीजें मैच पे हुई। अब हम एक एक करके और चीजों पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है इंडिया की, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह नहीं थे और आपके पास एक हार्दिक पांड्या नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है तो आपका क्या बॉलिंग भाई साहब इतना निस्ते नाबूद हो जाएगी? इतनी खराब गेंदबाजी हम करेंगे। आपके पास सिराज, शमी, भुवनेश्वर कुमार, 3 एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं, उनको आप नहीं खिला रहे हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव को आप नहीं खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेस गेंदबाजी जो है वो आपकी देखिए इस मुकाबले में प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, आपके पास ऑप्शन अर्शदीप सिंह आपके पास थे, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपका 2027 का वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में होने वाला है और वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज चाहिए होगा। वहाँ पे आपके पास शमी की बात अगर हम लास्ट के 5 सालों में बात करें तो टॉप 3 में आपके पास कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी हैं। तो तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो भाई साहब टीम में है ही नहीं। वहाँ पे आपके पास कुलदीप यादव टीम में रहते हुए भी टीम में उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है। मोहम्मद शमी की बात करें तो उन्हें तो भाई साहब उनकी चर्चा ही नहीं है। वो अब शायद ही टीम में कहीं ना कहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को आना चाहिए, मोहम्मद सिराज को मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद सिराज आएंगे तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं टीम में दिखेगा और जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज पे जब जिम्मेदारी आती है तो मोहम्मद सिराज जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उस जिम्मेदारी को समझते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपके पेस वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या अगर फिट होते तो हार्दिक पांड्या, ठीक है, और एक पेसर आपको चाहिए होगा। एक पेसर आप देख लीजिए, हर्षित राणा भी हो सकते हैं, मोहम्मद शमी अगर तब तक आ जाए वो तो कम ही चांस है, वो हो सकते हैं, हर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, तो आप ट्राई कीजिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह पे पूरा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो इंजरी कंसर्न हम देख ही रहे हैं कि वो सब बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। तो आपके पास अभी 1 साल का समय है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप 2027 में आज का जो मुकाबला था, आज का जो बॉलिंग लाइनअप थी, अगर इस हिसाब से आप जाते हैं तो भाई साहब सॉरी टू से नहीं जीत सकते हैं। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम कभी जीत ही नहीं सकते इस गेंदबाजी के सामने में। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, खासकर सेना कंट्री में आपको अच्छी पेस बॉलिंग चाहिए होगी। आपके पास मोहम्मद सिराज को कहीं ना कहीं टीम में वापस लाना होगा। ओडीआई में मोहम्मद शमी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार, आपको कहीं ना कहीं अब एज से बाहर हटना पड़ेगा और आपको परफॉर्मेंस को जो है वो कहीं ना कहीं तवज्जो देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुलदीप यादव। जी हाँ, कुलदीप यादव इतने अच्छे गेंदबाज, दुनिया के अभी तक में वर्ल्ड के अभी एज ऑफ नाउ जो है वो नंबर 1 स्पिनर, और उनको कहीं ना कहीं टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर वो कहीं दूसरे टीम में रहते ना तो भाई साहब तीनों फॉर्मेट फर्स्ट चॉइस आपके स्पिनर होते। कुलदीप यादव के इस मुकाबले में बात करें, जसप्रीत बुमराह को मौका नहीं मिला, आप 5 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ गए। दूसरी टीम इंग्लैंड, वो कहीं ना कहीं 3 स्पिन गेंदबाज खिला रही है और आप जो है सिर्फ एक स्पिनर अक्षर पटेल के ऊपर आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं।
जो एक प्रॉपर उतने विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। अगर हम बात करें तो टीम इंडिया जब ओडीआई में डोमिनेट कर रही थी रोहित शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली की कप्तानी में, तब आपके पास मिडिल ओवर में कुलदीप यादव और अच्छा ये युजवेंद्र चहल के रूप में आपके पास अच्छे गेंदबाज थे जो मिडिल ओवर में जो है वो आपको विकेट निकाल के देते थे। इस मुकाबले में भी हमने देखा मिडिल ओवर में आपको विकेट नहीं मिला, और जब अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अगर आप दो स्पिनर के साथ खेल रहे हैं कोई भी मुकाबला, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मिडिल ओवर में विकेट मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर गेंदबाज चाहिए होगा। और खासकर लॉर्ड्स के मैदान पे तो भाई साहब आपने देखा कि गेंदबाज बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, गेंद स्लो आ रही थी, तो वहाँ पे ये जैकब बेथल वो भाई साहब पार्ट टाइम गेंदबाज होके वो अच्छी गेंदबाजी कर ले रहे हैं। इंग्लैंड के मैदान पे पिछले मुकाबले में हमने देखा कि विल जैक्स कैसे आके बीच में जो है वो रोहित शर्मा को आउट करते हैं, वो विकेट निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में खिलाना होगा। अगर आप हम गेंदबाजी की मैं बात करूं तो कुलदीप यादव की बात करें तो लास्ट 5 साल में हाईएस्ट विकेट टेकर टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ही हैं। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के साथ आपको जाना पड़ेगा। बिना कुलदीप यादव अगर आप अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर आप टीम में 2 स्पिनर खिला रहे हैं कि मुझे बल्लेबाजी दे दे, तो वो कहीं ना कहीं उतनी भाई साहब मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया के लिए अच्छा वो चीज़ होगा। टीम इंडिया को कुलदीप यादव को खिलाना ही होगा, और उन्हें जो है वो बहुत ज़रूरत टीम इंडिया को है। हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर हम साउथ अफ्रीका ये इंग्लैंड से हारे, तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी सीरीज बड़ी टीम के सामने हम हार गए। तो वर्ल्ड कप में हम ऐसे जाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप जीतना तो भाई साहब नामुमकिन है। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो क्या 5 प्रॉपर गेंदबाज प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से होने चाहिए। हार्दिक पांड्या तो आपके छठे हो गए, अगर वो फिट है, सारे फिट है, बुमराह, सिराज, उसके बाद आपके ये कुलदीप यादव, ये 3 आपके फिक्स हैं। अगर एक आपको फास्टर चाहिए होगा और एक आपको ऑलराउंडर स्पिनर चाहिए होगा, आप वहाँ पे आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। आपको रविंद्र जडेजा के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना होगा। कुछ खबर आ रही थी कि रविंद्र जडेजा 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जिस हिसाब से टीम का परफॉर्मेंस है, जैसे हमारे ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो रविंद्र जडेजा के बारे में आपको सोचना होगा। उन्हें 1-2 सीरीज, उन्हें कम से कम 5-7 मुकाबले देना चाहिए। जी हाँ, अगर वो 5-7 मुकाबले में परफॉर्म नहीं करते हैं और इधर से अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपका सोच सही है। लेकिन वो ये रविंद्र जडेजा को अभी मौका मिलना चाहिए। कुलदीप यादव को आप खिलाएं, उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आप सेना कंट्री में आपका मेन विकेट टेकर जो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव ही इस टीम में है, और उनको आप नहीं खिला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो टीम इंडिया के लिए कतई अच्छी चीज़ नहीं है। कुलदीप यादव को होना चाहिए। आपका क्या राय है कि कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और आपके स्पिन ऑलराउंडर 2027 वर्ल्ड कप के लिए कौन होने वाले हैं, कमेंट में जरूर से बताएं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर से करें, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दें। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।